हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। राधे राधे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी है, जैसे बनी रही है वैसे आगे भी बनी रहेगी। चलिए, जैसा कि हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू रखे हुए हैं और बाल विकास सीरीज़ को बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग पढ़ेंगे वंशा अनुक्रम एवं वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसका नाम आपने सुना होगा। आप बच्चा कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, जिस तरीके की पेडागोजी हमने शुरू करी है आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। या यूँ समझ लीजिए कि जहाँ भी पेडागोजी आपसे पूछी जाती है कहीं पर भी आप एग्ज़ाम देंगे आपको पेडागोजी से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी। आप एक बार कंटेंट को ठीक से तैयार कर लेंगे, फिर आपको सिंपली प्रीवियस पेपर्स देख लेना है कि किस लेवल से किस तरीके से क्वेश्चंस करे जाते हैं और इजीली आप अपने एग्ज़ाम को बीट कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और इस चैप्टर में जानेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ और मैं मुझे बतानी थी कि जैसे बेटा आपका डीएलएड या बीएड का सेमेस्टर होता है, अगर उसके लिए भी आप इन चीज़ों को पढ़ते हो तो वहाँ भी आपको ये सारी चीज़ें बेनिफिट करेंगी, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स वहाँ भी पूछे जाते हैं। बस मेरा एक छोटा सा काम है जो आपको करना ही होता है ना। सेशन को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। शेयर तो बहुत जितना आपसे पॉसिबल है उतना करेंगे आप, जितना आप कर सकते हैं। सभी अपने नए दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा, इससे अगली नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाएगी। और एक ज़रूरी सूचना ये है कि मैंने आपको एक नोट्स बना रखा है मैंने, ठीक है। जैसे होता क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के पास टाइम नहीं होता है और आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी करनी है, कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स दूसरे क्षेत्रों के भी लगे होते हैं, है ना। तो ऐसे में बाल विकास का नोट्स प्रिपेयर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हमने आपके लिए ये नोट्स तैयार कर दिए हैं जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे आके कांटेक्ट करेंगे और आप तक नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी क्लासेस आप पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि आनुवंशिकता और वातावरण क्या चीज़ होती है। ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम आनुवंशिकता को समझेंगे पॉइंट वाइज, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर की बातचीत नहीं होगी। देखिए, लिख रखा है कि मानव जीवन के विकास में आनुवंशिकता एवं वातावरण की केंद्रीय भूमिका। मतलब आप ये कह सकते हो कि हमारा जो व्यक्तित्व है या हम जो कुछ भी बने हुए हैं, आप जैसे भी दिखते हो, जैसा भी सोचते हो, जैसा आप एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो या रिएक्ट करते हो, ये सारा कुछ होल प्रोसेस जो है आपका वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के कारण ही होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, आनुवंशिकता एक स्थिर कारक है। बात तो सही है, स्टेबल फैक्टर है ये आपका। मानव व्यक्तित्व दोनों की साझी उपज है। मतलब हम जो हैं ये नहीं कहा जा सकता कि हम सिर्फ आनुवंशिकता के कारण हैं या पृथ्वी पर एनवायरनमेंट इतना अच्छा है जिसके कारण हम हैं। हम दोनों की साझी उपज हैं। आनुवंशिकता और वातावरण जब तक दोनों एक दूसरे को कोरिलेट नहीं करेंगे, बैलेंस्ड कोरिलेट नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक हमारा एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व नहीं बनता है ना। और आप सभी बच्चा पढ़ते हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी एक्चुअली यहीं से पनपती हैं, यहीं से होती है और कहीं से नहीं बनता, ठीक है। तो जानते हैं, सबसे पहले सीखेंगे हम लोग आनुवंशिकता को। ऊपर के सेक्शन में हम लोगों ने ये सीखा कि जो हेरिडिटी होती है या एनवायरनमेंट होता है वो हमारे जीवन को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। अभी हम वन बाय वन सीक्वेंसली एक एक चीज़ को समझेंगे, पढ़ेंगे। देखिएगा, संतानों में पैतृक गुणों का स्थानांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है। पैतृक गुण का मतलब होता है जो पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, जिसको आप हेरिडिटी कहते हो, या यूँ कह लीजिएगा कि माँ और पिता दोनों से ही हमारे अंदर कुछ गुण स्थानांतरित होते हैं, साथ में हमारे पूर्वजों से भी होते हैं। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को, इसी स्थानांतरण को
वंशानुक्रम कहा जाता है और ये निरंतर चल रहा है, चलता रहा है, चलता रहेगा आगे। देखिएगा, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिका में 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और उनके बारे में ये है कि सबसे पहले तो आप ये जान लो कि मेल और फीमेल में किस कैटेगरीज के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। मेल में XY क्रोमोसोम्स होगा और फीमेल में XX होगा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन उसने किया हुआ है। दो बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हमने आपको नोट कर रखी है। ऑटोसोम्स का मतलब होता है कि 22 गुणसूत्र लड़का हो या लड़की दोनों में समान होते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम्स है मतलब 23वीं जोड़ी जो है वो आपकी सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाती है। इसका अर्थ ये होता है कि 23वां पेयर हमारे सेक्स को तय करता है कि बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी। आप समझ रहे हो ना। तो ये 23rd पेयर होगा। बाकी 22 गुणसूत्र हमारे में एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, इसीलिए उसे ऑटोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और चीज़ों को। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी को समझते हैं। मतलब विकास के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। सॉरी, विकास नहीं, ये आनुवंशिकता का सिद्धांत है, ठीक है। चलिए, वैसे तो विकास ही है बट वंशानुक्रम के सिद्धांत यहाँ पे हैं। ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे टाइप हुआ है ना। पहला देखेंगे बच्चा, प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन क्या चीज़ होती है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको ये 5 सिद्धांत बताए हैं और जिनको मैं डायरेक्टली आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए आपको ध्यान से सुनना ज़रूरी होता है। प्रत्यागमन का सिद्धांत का मतलब ये है कि एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन। उनका मानना था कि तीव्र बुद्धि वाले माता पिता को कम बुद्धि वाले बच्चे हो सकते हैं और कम बुद्धिमान माता पिता के संतान तीव्र बुद्धि वाली हो सकती है। और अगर ये घटित होता है तो ये विपरीत गुण पैदा हो गए, क्योंकि माँ और पिता अगर बुद्धिमान हैं तो मनोविज्ञान मानता है कि उनकी संतानें भी बुद्धिमान होंगी। लेकिन यहाँ तो विपरीत हो गया ना। तो विपरीत गुणों का उत्पन्न होना ही प्रत्यागमन कहलाता है, जब माँ और पिता के अपोजिट उसकी संतान हो जाए तो इसे प्रत्यागमन सिद्धांत कहेंगे। और एक्चुअली ये मोस्टली केसेस में एक्सेप्शन ही होता है, जबकि ज़्यादातर या एवरेज से ज़्यादा वही होता है कि माँ पिता बुद्धिमान तो बच्चे भी बुद्धिमान, माँ पिता कम बुद्धिमान तो बच्चे भी कम बुद्धिमान, ठीक है। प्रत्यागमन का सिद्धांत उम्मीद है समझ में आया होगा और ये हेरिडिटी का ही एक रूल है ना। चलिए दूसरे सिद्धांत को ठीक से समझते हैं। बीजमैन का सिद्धांत, जर्म प्लाज्म थ्योरी कहते हैं इसको। बेटा पेशेंस मेंटेन करके रखिएगा, मज़े आने वाले हैं आज की क्लास में। आज 2 बातें आप सीखोगे। एक तो ये कि हम इंसानों की जो संरचना है वो किसके कारण है, हमारा विकास भिन्न क्यों हो जाता है, हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों पाए जाते हैं, हम एक ही माता पिता के संतान या भाई बहन आपस में भिन्न क्यों हो जाते हैं। एक ये बात। दूसरी बात हम लोग ये भी जानेंगे कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बीजमैन का सिद्धांत क्या है। बीजमैन का मानना था कि जो जीवन का निर्माण करने वाला जर्म होता है या जीवाणु होता है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है, ठीक है। इसलिए इसे बीजमैन का सिद्धांत भी कहा गया, ठीक है।
या इसको निरंतरता का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लियर। आगे आते हैं, डार्विन सिद्धांत की बात करते हैं। डार्विन्स थ्योरी और लैंडमार्क थ्योरी ये दोनों ही लगभग एक जैसी थी, लेकिन एक जैसी नहीं थी। दोनों अपने सिद्धांतों की बात कर रहे थे। तो हम लोग जानेंगे कि डार्विन सिद्धांत क्या होता है, उसको हम लोग समझेंगे, है ना। डार्विन का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति जीवन चाहता है तो उसे अपने एनवायरनमेंट के साथ स्ट्रगल करना होगा और संघर्ष करना होगा। अगर वह व्यक्ति या जीव वातावरण के साथ संपर्क नहीं रख पाता है या उसके साथ संघर्ष करके अपने को इंटरैक्ट नहीं कर पाता है या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वातावरण से नहीं कर पाता है, तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। ठीक है। तो डार्विन ने अपना सिद्धांत कुछ इस तरह से बताया। ठीक है। वहाँ पर ये हेरिडिटी का ही प्रिंसिपल है ना, कि जिनके जीन्स में एनवायरनमेंट के साथ लड़ने की क्षमता होगी, संघर्ष करने की क्षमता होगी, वे जीवित रहेंगे, अदरवाइज एक्सपायर कर जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, उनका किसी प्रकार का कोई एक्सिस्टेंस नहीं रह जाएगा। लैमार्क सिद्धांत में क्या कह रहे थे, लैमार्क में समझिएगा, लैमार्क के सिद्धांत के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, है ना। इन्होंने भी वंश परंपरागत गुणों के स्थानांतरण की बात इन्होंने करी थी। और अगर सबको याद होगा कि इन्होंने अपना सबसे बड़ा अध्ययन जिराफ के ऊपर इन्होंने किया था, जहाँ पर इन्होंने ये समझाने की कोशिश करी थी कि जिराफ की गर्दन पहले इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी, बाद में धीरे धीरे करके उनके वंशजों ने जंगलों की पत्तियों को खाने के लिए अपनी गर्दन को लगातार उठाते रहे, जिसके कारण कई पीढ़ियों के बाद उनके जीन्स में यह परिवर्तन देखने को मिला कि उनके बच्चों की गर्दन धीरे धीरे करके लंबी होने लगी और आज दुनिया का सबसे लंबी गर्दन का जानवर भी कहलाता है। ठीक है। मतलब ये है, लैमार्क के अगर थ्योरी को हम ठीक से समझें, देखें, तो उन्होंने देखा कि हेरिडिटी में या जीन्स में परिवर्तन हो सकता है अगर किसी प्रक्रिया को कई पीढ़ियों तक अनवरत रूप से किया जाए तब। और या यूँ कह लीजिएगा कि किसी भी सीखे गए व्यवहार का प्रभाव अगर जीन्स पर आता है तो वह गुण दूसरों में स्थानांतरित होगा। ठीक है। मतलब अगर आपके अंदर इतनी मनोशक्ति या आंतरिक प्रेरणा आपकी अस्तित्व को लेकर के मजबूत है कि हर परिस्थिति में हम जिंदा रहेंगे, इसके लिए हमें जो संघर्ष करना होगा हम करेंगे, तो आप इस दुनिया में, इस प्रकृति में खुद को जीवित पाएंगे और जिंदा रहेंगे। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, जरा गाल्टन के सिद्धांत को समझते हैं। गाल्टन्स थ्योरी क्या थी, गाल्टन क्या कहना चाह रहे थे। तो गाल्टन के अध्ययन के अनुसार बच्चों में कोई भी लक्षण अपने माता पिता से ही नहीं वरन दादा दादी से भी स्थानांतरित होते हैं और नाना नानी से भी स्थानांतरित होते हैं। मतलब आप यूँ कह सकते हो कि बच्चों के अंदर जो गुण स्थानांतरित होते हैं वो 100% माता पिता से ही नहीं आते, बल्कि 50% माता पिता से और 50% अपने पितामह से होते हैं। पितामह इन द सेंस दादा दादी या फिर नाना नानी से। ठीक है। तो गाल्टन्स थ्योरी कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे बात कर रही थी, है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी को हेरिडिटी के प्रिंसिपल समझ में आए होंगे और आपको बातें समझ में आई होंगी कि किस तरीके की आनुवंशिकता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है और क्या कह रहे थे डार्विन, क्या कह रहे थे लैमार्क, क्या बताना चाह रहे थे आपके गाल्टन। ठीक है। यहाँ तक ऐसा महसूस हो रहा है कि आनुवंशिकता ही सर्वोपरि है और हमारा जो जीवन है वो
आनुवंशिकता के बिना संभव नहीं है। आनुवंशिकता ने जितने भी गुण विशेषताएं हमारे अंदर छिपा रखी हैं, दे रखी हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारा जीवन आगे की ओर बढ़ना है। अब थोड़ी देर जब हम एनवायरनमेंट को शुरू करेंगे ना, तो आप थोड़ी देर के लिए महसूस कीजिएगा कि आप देखेंगे कि आनुवंशिकता की भूमिका धीरे धीरे धूमिल होने लगेगी। ठीक है, बाद में हम लोग इसको इंटीग्रेट कराएंगे, कनेक्ट कराएंगे कि दोनों के मध्य क्या स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। समझते हैं, हमारे शरीर को प्रभावित करने वाले सभी तत्व एनवायरनमेंट कहलाएंगे मिल के सामूहिक रूप से। मतलब कभी कभी क्या है ना कि कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि जैसे कि जलवायु है, हवा है, पानी है, भोजन है, इतनी ही चीज़ें एनवायरनमेंट के हिस्सा हैं। भैया, जो कुछ भी आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देख रहे हो या महसूस कर रहे हो या वो आपके आसपास है, जिस आवरण में आप रहते हो, वो सारा का सारा आपका एनवायरनमेंट ही तो है। ठीक है, वातावरण के दो प्रकार मिलेंगे आपको। एक होगा आंतरिक वातावरण, जिसको हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं, और दूसरे को बाह्य या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। समझ आई बात? चलिए देखेंगे, ठीक से समझेंगे इसको, आंतरिक वातावरण क्या होता है और बाह्य वातावरण क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताए दे रहा हूँ, जैसे मान लो कोई ये इंटरनल एनवायरनमेंट है, तो बाहर से उसको ढकने का काम कर रहा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब बाह्य वातावरण की गोद में बैठा है आंतरिक वातावरण। मतलब बाह्य वातावरण पूरी तरह से आंतरिक वातावरण को प्रभावित करेगा, पूरी तरह से। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आंतरिक वातावरण क्या है। मैंने बच्चा यहाँ पर एक तस्वीर लगाई है, बड़ी संवेदनशील तस्वीर है, और चीज़ों को जान लेना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए जब हमारा जन्म होता है तो हमें चीज़ें नहीं पता होती कि हम कैसे पैदा हो गए और कैसे बड़े हो गए, कहाँ क्या हो गया। ठीक है, और पेरेंट्स के उस पेन को, उस प्यार को, उस अफेक्शन को, उस बॉन्डिंग को हम उतना समझ ही नहीं पाते हैं जितना हमको समझने की ज़रूरत होती है ना। देखिएगा किस तरह से माएँ बच्चों को जन्म देती हैं और कैसे गर्भस्थ शिशु प्रभावित हो रहा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू। ठीक है, आंतरिक वातावरण का मतलब होता है गर्भकालीन स्थितियाँ, मैंने आपको नोट डाउन करके दिया हुआ है। ठीक है, इसे कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो प्रभावित करेंगे, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। जैसे पोषण किसका, जो माँ पोषण लेगी, भोजन करती है। एक्सरेज, जैसे माँ अक्सर बीमार हो गई तो एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड से ये सब चीज़ें उनको करानी पड़ रही हैं, है ना, स्कैनिंग हो रही है। ठीक, अनावश्यक दवाइयाँ, ऐसी स्थितियों में अनावश्यक दवाइयों का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। नशा किसी भी स्तर का हो नहीं करना है, क्योंकि इससे ये आपके जो शिशु हैं वो उनका विकास अवरुद्ध हो सकता है। परिवेशी कारक का मतलब है जैसे औद्योगिक रसायन, आजकल हमारे आसपास बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां लग चुकी हैं, जैसे बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है ना, गाड़ियां बहुत ज़्यादा यूज़ करी जा रही हैं। ठीक है, और पॉलीथीन का कचरा हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट को कम्प्लीटली नुकसान पहुंचा रही हैं, वो जो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण हो रहा है, जिसके चलते हमारा गर्भस्थ शिशु भी प्रभावित हो रहा है, उसके विकास अवरुद्ध हो जाएंगे और भविष्य में इन बच्चों की संरचना, बौद्धिक स्तर कमज़ोर हो रहा है और होता रहेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं महज मैंने 5 पॉइंट शामिल करे हैं, क्योंकि इस घटना को हम समझा चुके हैं आपको पहले, जहाँ पर हम मानव विकास के आयाम को पढ़ रहे थे। विकास के वृद्धि एवं विकास वाले टॉपिक में देखिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा ये, है ना। वहाँ हमने इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने इसकी करी है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर चीज़ें समझना है बस। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि ये सारी चीज़ें बाह्य वातावरण के हिस्सा हैं और किस तरह से आंतरिक वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, अब आएंगे बाह्य वातावरण को समझेंगे। जन्म के बाद जिस परिवेश में हम रहते हैं, पैदा होते हैं, आ चुके होते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका
बाह्य वातावरण कहलाता है। ठीक है, इसके कुछ प्रकार हमने आपके साथ डिस्कस करे हैं। एक आप देख पा रहे होंगे कि फिजिकल एनवायरनमेंट है, भौतिक वातावरण है। भौतिक वातावरण क्या है, चलिए हम एक एक करके डिस्कस ही कर लेते हैं। भौतिक वातावरण क्या होता है? फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब ये हो जाता है कि भैया जिन चीज़ों का उपयोग हम वातावरण में करते हैं, जो भौतिक संसाधन हमारे होते हैं, जो भौगोलिक स्थितियाँ होती हैं, जो भोजन, तापमान, जलवायु, स्कूल, घर, यहाँ हम रहते हैं ना, तो जिसके मध्य हम रहते हैं वो भौतिक या फिजिकल एनवायरनमेंट कहलाता है। और ये जैसा होगा हमारे शरीर का, हमारे मन का विकास वैसे ही होता है। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब समझते ही हो, जैसे स्कूल और परिवार के बीच हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं, तो विद्यालय और परिवार का शुद्ध होना ज़रूरी है। ठीक है, परिवार अगर शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो उसी स्तर की बातचीत उसकी होगी, उसकी भाषा शैली वैसी होगी, बिहेवियर वैसा होगा। तो जिस तरीके का बच्चों के साथ व्यवहार किया जाएगा, धीरे धीरे बच्चों के साथ वो इनपुट होता है और उसके बाद उसी सोसाइटी में जा कर के वो बच्चे क्या करते हैं, आउटपुट करते हैं। तो ये हो गया आपका सोशल एनवायरनमेंट। आप समझ रहे ना कि मतलब जिस तरीके के परिवेश में हमारा जन्म हुआ होता है। ठीक, मानसिक वातावरण की बात अगर हम कर लें, मेंटल एनवायरनमेंट की बात कर लें, तो मेंटल एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि वातावरण जो होता है वो दिमाग के विकास में भी सहायक होता है ना। और वातावरण के साथ समायोजन करके हम अपने मस्तिष्क का विकास भी करते हैं, मानसिक विकास भी हमारा होता है। तो आप मान लीजिएगा कि अगर एनवायरनमेंट हेल्दी होगा, हमारे आसपास का पॉजिटिविटी होगी, उसके अंदर हमारे आसपास के लोग अच्छे होंगे, तो हमारा जो मेंटल हेल्थ होगा वो ठीक होगा। अगर मान लीजिए कि हमें रोज़ प्रताड़ित किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ना, और बहुत सारा स्ट्रगल हमारे साथ हो रहा है, बहुत चीज़ें सामान्य नहीं है हमारे आसपास की, तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ भी बिगड़ती है। ठीक है, चौथा है जो सबसे ज़रूरी है, आर्थिक वातावरण, मतलब इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। ये मैं समझता हूँ कि ऊपर वाली लगभग सभी चीज़ों को यही इफ़ेक्ट कर भी जाता है। कई बार अगर हमारे पास उचित धन होगा, उचित आर्थिक स्थिति हमारी होगी, सामान्य होगी, तो जो जीवन जीने के लिए हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम ला सकते हैं, खरीद सकते हैं, अपने लिए जुटा सकते हैं। अच्छी शिक्षा लेने के लिए धन की आवश्यकता होगी, अच्छे कपड़ों के लिए धन की आवश्यकता होगी, अच्छे पोषण के लिए और स्वास्थ्य के लिए धन की आवश्यकता होगी, अपने आसपास का परिवेश अच्छा करने के लिए धन की आवश्यकता होगी। तो ओवरऑल अगर हम कहीं पार्टी या कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो अच्छे दोस्त और अच्छे परिवेश के लिए भी क्या चाहिए, धन की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर हम इकोनॉमिकली हेल्दी हैं तो फिर हमें उक्त जितना भी एनवायरनमेंट होगा एक्सटर्नल, उसे हम मैनेज कर पाएंगे, उसके साथ हम इंटरेक्ट कर पाएंगे और बैलेंस तरीके से उसको हम कनेक्ट हो सकते हैं, उसके साथ जुड़ पाएंगे, जिससे कि लगभग जीवन जीने के लिए जो हमारे सभी तत्व हैं उनकी हम पूर्ति आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि एनवायरनमेंट के हमारे ऊपर क्या असर होते हैं। तो पहला असर है, पहला प्रभाव है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। देखिए बेटा, थोड़ा सा लेक्चर ये बड़ा जरूर हो रहा है और चलिए शुरू कर रहे हैं, समझ लेते हैं। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया है लेकिन कंप्लीट कर लेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको बार बार या दो पार्ट में पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं बनता था। खैर, शॉर्ट में समझेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। वातावरण के प्रभाव को समझते हैं। प्रजाति की श्रेष्ठता पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन स्पेसीज सुपरियोरिटी क्या होता है? आप देख पा रहे होंगे एक अमेरिकन लड़की की तस्वीर मैंने लगाई है और एक अमेरिकन निग्रो की तस्वीर लगाई है। निग्रो इन द सेंस ब्लैक मैन। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा दोनों की कहानियों के बारे में बता दें। आप देख रहे होंगे कि ये गोरी हैं और स्मार्ट लुक है इनका, गुड लुकिंग है, और ये काला आदमी है, बिल्कुल चॉकलेटी फ्लेवर दिख रहा है, आप समझ रहे होंगे। तो निग्रो क्या था? निग्रो में क्या था, इनकी जो प्रजाति थी, ठीक है, इनकी जो प्रजाति है वो दक्षिण अफ्रीका में कह सकते हो कि बहुत ही
दलित, पिछड़े, बौद्धिक रूप से कमज़ोर और काले, इनका रंग रूप नहीं होता था। ठीक है, तो ये अमेरिका जा कर के इन्होंने वहाँ पर अपनी जॉब शुरू करी। मतलब वहाँ पर अमेरिका के लोगों के घर में उन्होंने काम करना शुरू किया। बहुत मेहनती थे ये बेचारे। धीरे धीरे करके अमेरिका में खुद को स्टेबल कर लिया और वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे करके इन्होंने अपना फैमिली ही वहाँ पे सेट कर लिया और एक लंबे अंतराल के बाद एनवायरनमेंट का ये असर आया कि अब ये धीरे धीरे करके मजबूत हो गए, बौद्धिक क्षमता भी इनके अंदर आ गई, कौशल भी सारे डेवलप हो गए। ये कहीं से भी अमेरिकन से कम नहीं होते हैं। अब ये भी, इनका भी कलर फेयर होना शुरू हो चुका है और इनकी जितने भी पूर्वज थे वो ऐसे नहीं थे। मतलब यूँ कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की निष्कासित प्रजाति थी जिसने एनवायरनमेंट अपना चेंज किया और एनवायरनमेंट के कारण धीरे धीरे करके इनकी ब्रीड बदलना शुरू हो गई। आप समझ रहे हैं ना? तो ये है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव वातावरण पर। अच्छा, अमेरिकन की ब्रीड पहले से ही अच्छी थी, इसलिए उन्हें किसी स्तर का कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और वो पहले से ही सुंदर थे, इसलिए आज भी सुंदर है। ठीक है, मानसिक विकास के पर प्रभाव देखिए, जो एनवायरनमेंट होता है ना, उसका मेंटल लेवल पर भी असर होता है, मानसिक विकास पर भी असर होता है। ठीक है, व्यक्तित्व पर प्रभाव, पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा असर होते हैं इसके। जुड़वा बच्चों पर प्रभाव, जुड़वा बच्चों के प्रभाव का मतलब ये हो जाता है, जैसे इसमें छोटी सी एक स्टोरी हम आपको बताते हैं, उसको समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए जुड़वा बच्चों को तो आप जानते ही हो कि वो लगभग एक ही साथ पैदा हुए होते हैं, है ना, एक के बाद एक होते हैं और एक ही साथ वो घर में रहे होते हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आता। उनकी शक्ल भी समान होती, बिहेवियर भी लगभग समान होता, लेकिन उन्होंने कहा कि आप चेंज देखना चाहते हो ना, तो जन्म से ही जुड़वा बच्चों को अलग कर दीजिए, एक को शहर में रख दीजिए, एक को गांव में रख दीजिए। 5 साल बाद दोनों को बुला लीजिएगा, एक साथ कर लीजिएगा, तो 5 साल बाद आप देखेंगे कि दोनों के बिहेवियर में बहुत बड़ा अंतर आपको दिख जाएगा। शहरी क्षेत्र का जो बच्चा होगा वो बहुत तेज होगा, उसके अंदर विश्वास होगा, उसके अंदर किसी तरह का भय नहीं होगा और समझ रहे ना, मतलब उसका बिहेवियर बहुत ठीक होगा। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा होगा वो संकोची स्वभाव का होगा, डरा सा होगा, सहमा सा होगा, मे भी गंदा भी हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, और उसके बिहेवियर में काफ़ी अंतर देखने को आपको मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ना कि एनवायरनमेंट किस तरह से हेरिडिटी को दबाने का भी काम कर लेता है। ठीक, 5 नंबर पर है बालक पर बहुमुखी प्रभाव, वर्सटाइल इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ता है। ये जो बच्चा हमने तस्वीर लगाई है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये मोंगली गर्ल की तस्वीर है। मोंगली गर्ल की एक स्टोरी ये थी कि आप समझते हो कि ये लड़की अनाथ थी और इसे जंगल में कुछ भेड़िया उठा के लेके चले जाते हैं और धीरे धीरे वो उन्हीं के साथ रहती है, उसी परिवेश में ढल जाती है। तो ये मनुष्य का बच्चा ज़रूर होता है, लेकिन इसका जो व्यवहार है वो टोटली जंगली जानवरों जैसा ही हो जाता है। वहीं वैसे ही खाना पीना, वैसे ही बातचीत करना, वैसी भाषा शैली, उन्हीं के बीच रहना, कपड़े ना पहनना, ये सारी चीज़ें मतलब इसके साथ होती हैं। तो कहने का अर्थ ये हो जाता है कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एनवायरनमेंट हेरिडिटी को उसने बिल्कुल कवर कर लिया और जब इंसान भी जानवरों के बीच रहने लगा तो उसका व्यवहार कैसा हो गया, जानवरों जैसा हो गया। ठीक है, और बहुत ठीक से अगर इन चीज़ों को समझना चाहते हो ना, तो फिर आप मोंगली गर्ल मूवी को अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से वर्सटाइल इम्पैक्ट होता है किसी भी बच्चे के ऊपर एनवायरनमेंट का। ठीक है, चलिए इसकी एक स्ट्रेंथ होती है उसको समझ लेते हैं। नेचर एंड नर्चर के बीच किस तरीके की बॉन्डिंग है उसे समझ लेते हैं। तो नेचर का मीन यहाँ पर होता है आनुवंशिकता और नर्चर का मतलब होता है पोषण। क्लियर, पोषण का अर्थ है एनवायरनमेंट। जैसे कई बार यहाँ से उसने क्वेश्चन किया हुआ है कि प्रकृति का अर्थ क्या होता है
या पोषण का अर्थ क्या होता है, तो आप समझ लीजिएगा प्रकृति का अर्थ यहाँ पर आनुवंशिकता से होता है और पोषण का अर्थ यहाँ पर वातावरण से होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा रह गया है और कंप्लीट करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक से समझ लेंगे। आज ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कभी दोबारा इसे पढ़ने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे में गुथे हुए होते हैं, जैसे मोती और माला। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि मोती और जो धागा है, धागे में अगर मोती को ना गुथे तो उससे माला नहीं बनती। दोनों को अलग अलग रख दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं हो जाता। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के साथ गुथे होते हैं, आनुवंशिकता और वातावरण। और मानव विकास दोनों का ही रिजल्ट है, उत्पाद है, या यूँ कह सकते हैं हम जो कुछ भी हैं वो आनुवंशिकता और वातावरण के कारण ही हैं। ठीक है, उम्मीद है कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस हमने लगा रखे हैं जो आपको इस चैप्टर को समझने में मदद करेंगे। और दूसरी बात ये कि आपको पता लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे करे जाते हैं। आनुवंशिकता को कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है, तो स्थिर, स्टेबल है। ठीक है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अर्थ है, तो देखिए अभी आपने पढ़ा है, ये देखिएगा कि प्रकृति का अर्थ वंशानुक्रम है, तो वंशानुक्रम पर ही हम लोग आंसर करेंगे, देखेंगे कहाँ पे मिलेंगे जी। सेकंड ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि आनुवंशिकता का एक दूसरा नाम है जैविकी विशिष्टताएं। क्लियर, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। क्लियर, पुरुष एवं स्त्री में 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है, ऑटोसोम्स कहते हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती, डाउन सिंड्रोम। क्लियर, बहुत पूछा जाता है, ये एक रोग है जो वंशानुगत रोग कहलाता है। इसके बारे में फिर हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, इस पर हम आपको शॉर्ट देंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि हम आपको कल भेज देंगे। डाउन सिंड्रोम जानिएगा क्या चीज़ होती है, इस पर मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। और आप बहुत ठीक से पढ़े हैं, बहुत ठीक से पढ़ लीजिएगा, मन से पढ़ लीजिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा। बहुत मेहनत से कोई भी लेक्चर बनता है और आपके लिए ये प्रयास इसलिए करे जा रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो सके। सेशन को बेटा शेयर और लाइक ज़रूर कर देना, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। और अगली क्लास में हम लोग नए चैप्टर को पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।